हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 14 अगस्त और आज हम 14 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज। और इस ऑपरेशन सीरीज में दोस्तों हम क्या करते हैं, स्टैटिक जीके को भी साथ साथ में करंट अफेयर्स के साथ देख लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, यदि एग्जाम में स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं अगर करंट अफेयर्स के साथ, तो हम वो भी वहां पर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों समझना, सारी कहानी ऐसी है कि जैसे हमने मान लो कल जो पढ़ा था 13 अगस्त का, वो 13 अगस्त का जो है हमने करंट अफेयर जो पढ़ा उसको यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लगाएंगे। फिर जो है दोस्तों आज का जो है करंट अफेयर्स वो भी हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं आज की हमारी प्रमुख खबरों से। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 14 अगस्त आप जानते हो, 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है इनका विभाजन हो जाता है 1947 में 14-15 अगस्त को। ठीक है, सारी कहानी इसके पीछे की अपन अच्छे से देखेंगे, क्या क्या ऐसा परिस्थितियां रही, पृष्ठभूमियां रही जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा, ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर समझेंगे दोस्तों भारतीय रेलवे एवं एनसीआरटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल की शुरुआत की। देखते हैं यहाँ पर भारतीय रेलवे ने जो ये पहल शुरू की है दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य क्या है, क्यों यह पहल शुरू की, सारी बातें यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। फिर अगला बिंदु दोस्तों, यहाँ पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने एनआईआरएफ, कौन सी दोस्तों, एनआईआरएफ रैंकिंग में 12 पायदान का सुधार किया। 2023 में ये 27वें स्थान पर थे और 2024 में ये 15वें स्थान पर है। 15 नंबर याद रखना, ये भी सारी बातें अच्छे से देखेंगे। फिर हमारा बिंदु दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया। इंपोर्टेंट है, इस चीज को भी अच्छे से देखेंगे, क्या है इसके पीछे की बात। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण क्या किया है यहाँ पर, कि इसने किया है, किसने, डीआरडीओ ने। समझेंगे दोस्तों गौरव क्या है। ये है गौरव, ये हवा से मार करने वाला जो है ग्लाइड मिसाइल है, बम है ये। और ये क्या करता है इसके बारे में सारी जो है बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। बिहार सरकार है, इसने हाल ही में, जो बिहार की सरकार है, इसने क्या किया दोस्तों, मंदिर, मठ, ट्रस्ट, इन सब का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे की बात भी हम देखेंगे यहाँ पर। और एमएसएमई मंत्रालय और लघु व्यवसाय प्रशासन, इन दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। एमएसएमई जो है भारतीय डिपार्टमेंट जो है एमएसएमई से संबंधित जो है मंत्रालय, और यहाँ पर लघु व्यवसाय प्रशासन जो है अमेरिका का जो है, इन दोनों के मध्य क्या है दोस्तों, एमओयू हुआ है। इसके पीछे क्या इनके जो है मुख्य उद्देश्य रहेंगे, इस बात को भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई। किसको दोस्तों, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल, इसको भी अच्छे से देखेंगे। फिर दोस्तों फिर देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये हमारा अगला बिंदु रहेगा। फिर बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, जिससे देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन किया जा सके। आप जानते हो यदि बाढ़ आ जाएगी और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। पहले ही हम अगर प्रिपेयर हो जाएंगे कि कितने समय अवधि के पश्चात जो है बाढ़ आने वाली है या ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं होने वाली है, तो वहां पर हम सचेत होकर पहले से जो है क्या, सुरक्षा वाली सारी इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। फिर हम रिवीजन करेंगे दोस्तों 13 अगस्त का जो हमने कल करंट अफेयर्स देखा था। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं आज के हमारे पहले कॉन्सेप्ट की। बात करते हैं 14 अगस्त पाकिस्तान दिवस। 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है पाकिस्तान दिवस और 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता दिवस। दोनों बात आप जानते हो। चलो कहानी थोड़ी सी समझते हैं पाकिस्तान की और भारत की। पहले दोनों साथ में ही थे, लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो है दोनों को क्या कर दिया जाता है, पृथक करके एक नए राष्ट्र के रूप में संस्थापित कर दिया जाता है। कहानी थोड़ी सी पीछे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अंग्रेज सरकार की। अंग्रेज सरकार ने हम पर क्या किया है, शासन किया, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। सारी बातें आप जानते हो। थोड़ा सा आगे आते हैं दोस्तों 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध, और यहाँ बक्सर के युद्ध से ही कहानी थोड़ी सी हो जाती है और भी दिलचस्प। क्या है दोस्तों, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। इसमें जो है अंग्रेजों ने कुछ भारतीय राजाओं की सहायता से जो है क्या किया, परास्त किया भारत के कुछ उस समय के जो राजा रजवाड़ा थे। ठीक है, तो ये उनकी वास्तविक रूप से उनकी शक्ति नहीं थी, क्योंकि इसमें जो है कुछ भारतीय राजाओं ने क्या करी थी, उनकी मदद करी थी।
लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध में दोस्तों क्या हो जाता है, पूरी तरीके से जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ये कहानी मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद से जो है भारत पर जो है पूरी तरीके से कौन अधिकार करने लग जाता है, ब्रिटिश सरकार, ठीक। धीरे 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 भारतीय जो है जनमानस फिर क्या करने लगते हैं, इनका विरोध करने लगते हैं, संघर्ष पैदा होना शुरू हो जाता है। एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की 1905 का बंगाल विभाजन, जो आप सब जानते हो। 1905 का क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन। ये बात थोड़ा सा देखना यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छे से समझना। फिर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर अच्छे से बन पाए, ठीक है। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था उसने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। किस आधार पर कि मैं प्रशासनिक सुविधाएं जो है अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन जो है असल में उसको क्या है, हिंदू मुस्लिम को क्या करना था, विभाजित करना था। सारी कहानी आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखकर फिर बंगाल विभाजन है, इसका विरोध होता है, सारी जानकारी आप जानते हो। फिर दोस्तों 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। किसका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या करेगी, अपने हितों के लिए काम करेगी। मतलब अपना जो समुदाय है मुस्लिम जो है, ये अपने वर्चस्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। किससे, ब्रिटिश से, सरकार से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों संप्रदाय में भी फिर आपसी क्या होने लगता है दोस्तों, तनाव की जो है स्थितियां बनने लगती है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी है 1906 तक की, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसका नेतृत्व करता रहते हैं, उनका नाम भी याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये जिन्ना क्या करते हैं, 1940 के दशक तक तो है जो भारत का पूरी तरीके से क्या है, समर्थन करते हैं। दोनों मिलकर जो है 1942 हुआ है, कैबिनेट मिशन हुआ, ये सारे मिशन जो है बीच में जो है इनमें गतिरोध उत्पन्न जरूर होता है, लेकिन इनकी भावना क्या रहती है कि हमें स्वतंत्रता लेनी है। किन से लेनी है, ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। लेकिन 1940, 42, 43, 44 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार भी जो है सब जगह से थक जाती है, और वो भारत में भी अब इस इतने बड़े संघर्ष को क्या है, ज्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं रख पा रही थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, इसने सोचा कि अब क्यों ना भारत को भी जो है क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन भारत को स्वतंत्र तो करना था ही, साथ में मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम थे, इनको भी अपने अस्तित्व के लिए, अपने खुद के जो है अस्तित्व के लिए क्या है, एक अलग पृथक राज्य का क्या है, ये मांग कर रहे थे, ठीक है। और उसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है। क्षेत्र क्या क्या थे, तो दोस्तों देखो, आज जो हमारा ये वाला पूरा उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये तो था ही, लेकिन जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया था, जो बंगाल जिसे हम देखते हैं 1971 में, जिसका फिर से बांग्लादेश के रूप में विभाजन हुआ, ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान की श्रेणी में आता था। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई थी कि ये जो दो स्टेट्स हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान और जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है, ये क्या है, पाकिस्तान के रूप में पृथक किया जाएगा, पृथक इसका जो है अलग से क्या है, इसकी स्थापना की जाएगी। ये कहानियां बन चुकी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है उस समय बनी। लेकिन दोस्तों फिर एक अधिनियम आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और ये अधिनियम पूरी तरीके से क्या कर देता है, दो अलग अलग राष्ट्रों के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत 14 अगस्त के दिन जो है पाकिस्तान और 15 अगस्त के दिन भारत को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। किस अधिनियम के कारण, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं दोस्तों, आपको एक याद होगा 3 जून 1947 का प्लान, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन प्लान। और इस प्लान ने ही भारत और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों को अलग अलग राष्ट्र के रूप में निर्मित करने की बात कर दी थी, ठीक है। स्थितियां आपको इतनी याद रखनी है कि माउंटबेटन प्लान जो है, यह जो है कब आया था, 3 जून 1947 को। और भारत और पाकिस्तान के पृथककरण में किसकी प्रमुख भूमिका रही है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये नाम जो है पाकिस्तान, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो नाम है पाकिस्तान, यह है किसके द्वारा दिया गया है,
तो ये नाम याद रखना, किसने किसने दिया था दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। ठीक है, मैंने ये कहानी पूरी आपको आधी आधी और मोटा मोटा बता दी है। क्यों बताइए? यदि इस हिसाब से कभी प्रश्न बने तो आप लगभग लगभग सही आंसर तक पहुंच सको। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पाकिस्तान दिवस। और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये कहानी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे एवं एनसीआरटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल की शुरुआत की। किसने? भारतीय रेलवे और यहाँ पर क्या दोस्तों? एनसीआरटीसी। ये क्या है देखना दोस्तों, ये है एनसीआरटी वाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखो एनसीआर, टी से आ जाएगा दोस्तों पर्यटन और सी से फिर आ जाएगा निगम। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर्यटन निगम ने और भारतीय रेलवे, इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है दोस्तों? एक भारत एक टिकट। मतलब दोस्तों थोड़ा सा समझना, आप जानते हो आईआरसीटीसी के बारे में, थोड़ा सा और आप यहाँ पर देखना। आईआरसीटीसी ये क्या करती है दोस्तों? ये भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, जो क्या करती है? रेलवे का परिचालन करती है। जो रेल परिवहन है, इनकी सारी व्यवस्था कौन जोड़ती है? आईआरसीटीसी। ठीक है, अभी जो है आईआरसीटीसी के बारे में जानो। इस ये क्या करती है दोस्तों? ये भारत की जो भारत सरकार है, इसकी सार्वजनिक कंपनी है, जो क्या करती है? रेल परिवहन से संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है ना। खाने पानी की व्यवस्था करती है रेलवे, सारा यही करती है। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म देखना दोस्तों क्या है। देखो, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये बात आप जान लो, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1999 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ये ऐसी संस्था है जो रेल परिचालन का क्या करती है? काम करती है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी की। एनसीआरटीसी मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखना, चार क्षेत्र ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं एनसीआरटीसी के, जैसे हरियाणा हो गया, नई दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये चारों जो राज्य हैं, इन राज्य के आसपास जो चालन परिचालन करती है रेलवे, वो किसके अंतर्गत आती है? एनसीआरटीसी। वो ये एरिया कहलाता है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे और इन दोनों के मध्य में एक भारत एक टिकट जो है, इसकी पहल की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। लेकिन दोस्तों होगा क्या इस पहल में? जो आईआरसीटीसी है, हम जानते हैं कि हमें कहीं भी टिकट बुक करवानी हो रेल में, या कहीं भी हमसे रेल से संबंधित कहीं भी जाना हो, तब टिकट बुक करवाते हैं। हम उस टिकट को किसके थ्रू बुक करते हैं दोस्तों? आईआरसीटीसी के थ्रू। अब यदि कोई व्यक्ति आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुक कर रहा है, तो वो जैसे नमो ट्रेन चल रही है और इस प्रकार की जो मेन लाइन ट्रेन चलती है, इन सब में भी क्या है? ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ही जो है, यदि यहाँ पर उसने बुक किया है तो वहां पर भी जो है वो यात्रा क्या कर सकता है? आसानी से टिकट बुक करवा के कर सकता है। इसी में यदि यहाँ पर वो टिकट बुक करेगा तो वहां पर भी उसकी टिकट बुक मान ली जाएगी। ठीक है, ये कहानी है। तो यहाँ पर समझना दोस्तों, आईआरसीटीसी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये बात भी आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे के बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, ये कहानी है, आपको ये भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या है समझना है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है दोस्तों? ये समझौता हुआ है, कौन सा? एक भारत एक टिकट पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, क्या दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इसने क्या किया है? एनआईआरएफ, किसके साथ दोस्तों? एनआरआईएफ रैंकिंग में 12 पायदान का सुधार किया है। 2023 में 27वें स्थान पर था और 2024 में ये किस स्थान पर आ गया है? 15वें स्थान पर आ गया है। थोड़ी सी कहानी समझना, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है क्या दोस्तों? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की किस लिए की गई थी? समझ में आ रहा? व्यापार के माध्यम से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय से जोड़ना। ठीक है, व्यापार के माध्यम से ही जो है, व्यवसाय के माध्यम से ही जो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके माध्यम से ही
जोड़ सकते हैं। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना याद रखना। हाल ही में NIRF, ये NIRF क्या है दोस्तों, ये है नेशनल, थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी समझ लो ताकि कहानी समझ में आ जाए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल, क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल, ये है रैंक और ये है फ्रेमवर्क, रैंक और फ्रेमवर्क, ठीक है। अब कहानी समझना, ये क्या करता है, अब NIRF जो है ये क्या कर रहा है दोस्तों, रैंक जारी कर रहा है, किनकी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट से। तो इसने यहाँ पर किसकी रैंक जारी की है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की, जो हाल ही में 2024 में किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर। काफी सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो IIT मद्रास है इसकी रैंक क्या रही है दोस्तों, मैंने कल सारी बातें इसकी बताई थी, इसकी रैंक है दोस्तों फर्स्ट। और ये छठवीं बार जो है, छठवीं बार क्या है, पहले नंबर पर आया है, ठीक है। ये कहानी भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आगे शुरू करते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। थोड़ा सा समझना, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने। रत्नागिरी जो है वहां पर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मतलब दोस्तों ऐसा काल जिसमें जो है आदि मानव जो उस समय की अवस्था में थे, वो क्या करते थे दोस्तों, पत्थरों का अधिकतर उपयोग करते थे। पत्थरे भी कौन से, छोटे पत्थर, जिनका उपयोग आसानी से शिकार करने में किया जा सके। एक अच्छी पहचान है मध्य पाषाण काल की दोस्तों, वहां के छोटे पत्थर, ठीक है। छोटे छोटे पत्थरों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यह जो काल है किसके अंतर्गत आता होगा, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन कहानी क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल में भू आकृतिक और शैल चित्र, ये कुछ चित्र यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इनके स्मारक इसको घोषित किया है। देखो यहाँ पर समझना दोस्तों, टोटल 70 स्थान है ऐसे, 70 स्थान ऐसे हैं जहां से दोस्तों 1500 ऐसी आकृतियां प्राप्त हुई है। और इन आकृतियों में है क्या, पशु है, ठीक है, और मानव है। इनके क्या है, ये बने हुए हैं, ये यहाँ पर आप देखोगे पशु तथा मानव के चित्र ये अंकित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया है किसने, महाराष्ट्र सरकार ने, याद रखना, ठीक है। चलो आगे अगला बिंदु दोस्तों, DRDO ने उड़ीसा तट से दूर सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। थोड़ा सा समझना, पहले बात करते हैं दोस्तों DRDO की। DRDO है क्या, ठीक है, DRDO है, ये है DRDO, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये है दोस्तों डिफेंस, क्या है, डिफेंस, आप इनके फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहानी आपको पता है। DRDO क्या करता है दोस्तों, डिफेंस से संबंधित, मतलब यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित यदि किसी उपकरण का निर्माण करना होता है सेना के लिए, तो वो किसका काम है दोस्तों, DRDO का। DRDO की स्थापना याद रखना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब थोड़ा सा और कहानी समझना, ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारी सेना है उन सेना को क्या है, ऐसे हथियार बनाकर क्या करता है, देता है, ताकि वो क्या करे, अपनी डिफेंस कर सके, सुरक्षा कर सके, ठीक है। एक बहुत सामान्य शब्दों में मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से, कहां से दोस्तों, सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। गौरव जो है, ये है गौरव दोस्तों, ये है क्या है, एक ग्लाइडेड बम, मतलब दोस्तों हवा से मार करने वाला एक बम है जो GPS और INS जैसी तकनीकी का प्रयोग करके सटीक रूप से क्या करेगा, प्रहार करेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों ये कितना है, ये 1000 किलो इसमें क्या है, इतना वजन है, ठीक है। और ये उड़ान मतलब हवा से मारता है, ठीक है, हवा से लक्ष्य को भेदता है, ठीक है। ये बात भी याद रखना, हवा से। कई बार पूछा जाता है कि ये पृथ्वी से पृथ्वी में मारता है या आकाश से पृथ्वी पर मारता है, ठीक है, आप जानते हो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये क्या करेगा दोस्तों, हवा से सीधा जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा और वहां पर क्या करेगा, फाइट कर देगा, ठीक है। चलो ये सारी बातें आपको यहाँ पर इसके बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है।
अब जो बिहार सरकार है इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ट्रस्ट थे, मंदिर थे, मठ थे, उनको क्या है, जो पहले इनके लिए क्या है पंजीकरण पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन जो है सरकार ने क्या किया है, अब ये सरकार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सरकार जो है यहाँ से जितना भी टैक्स और सारी चीजें हैं इन पर अच्छे से क्या है निगरानी कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर इनको पंजीकरण की जो बात कही है। कहीं अवैध रूप से कोई चला रहे हैं ट्रस्ट वगैरह, तो इनके लिए ये दिशा निर्देश जारी करना आवश्यक था, तो यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा जो है यह डिसीजन लिया गया है। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय और लघु व्यवसाय प्रशासन, किसके द्वारा दोस्तों, एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, और यहाँ पर लघु व्यवसाय प्रशासन ये किसके, यूएसए सरकार। इन दोनों के मध्य क्या हुआ है दोस्तों, संयुक्त रूप से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस बात को लेके, एमएसएमई। एमएसएमई मतलब लघु उद्योग जो है दोस्तों आपके, उन विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा इस समझौते के तहत, जो क्या करते हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग को ध्यान में रखकर ही इस समझौते को किया गया है। दोस्तों आज भी हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो लगभग कुटीर उद्योग जो है, एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है, ये क्या करता है दोस्तों, 32 लाख लोगों को आज भी जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात आपको क्या समझनी दोस्तों, अमेरिका के साथ जो है ये समझौता हुआ है, मतलब अमेरिका की सरकार भी जो है इसमें क्या करेगी, अब सहयोग करेगी। मतलब ये है भारत सरकार और यूएसए की सरकार दोनों आपसी समन्वय की भावना से कार्य करके यह जो है एमएसएमई डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है या एमएसएमई से संबंधित जो भी उद्योग है उनको बढ़ावा देगा। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य है कि जो महिला उद्यमी है उनका क्या करना, विकास करना। महिला उद्यमी को जो है इनिशियली रूप से सहायता प्रदान करना ताकि वे एमएसएमई के सेक्टर में आगे बढ़ सके। बस ये याद रखना कि महिलाओं को ध्यान में रखकर जो है यह समझौता हुआ है, इसमें महिलाओं के विकास की और महिला उद्यमी जो है उनके विकास की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, समझौता किस किस के बीच में हुआ है, भारत सरकार और यूएसए की सरकार के बीच में। और एमएसएमई क्या करता है दोस्तों, ये आप याद रख लेना, भारत में लगभग 32 लाख लोगों को जो है ये क्या करता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, चलो ये बात यहाँ पर याद रख लेना। आगे बात करते हैं दोस्तों, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई। किसे दोस्तों, जगजीवन राम सुरक्षा बल अकादमी। ठीक है, ये है कहां पर दोस्तों, लखनऊ में। पहली बात तो ये याद रखना, इसको जो है क्षमता निर्माण आयोग, ये याद रखना, क्षमता निर्माण आयोग। क्षमता निर्माण आयोग क्या करता है दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण, जितने भी संस्थान रहते हैं जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए रैंकिंग जारी करता है। इसी क्रम में इसने जो है जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल की क्या करी है, यहाँ पर रैंक जारी की है और इसको उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की। इस प्रकार ये छठा ऐसा जो है संस्थान हो जाएगा, सुरक्षा बल हो जाएगा जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर रेलवे जो है, ये रेलवे सुरक्षा बल जो है इसके जो है महानिदेशक कौन है दोस्तों, मनोज यादव। ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो अगला बिंदु दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस किसने दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है पहले 2018 में दोस्तों इसे एक एजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कब, 2018 में। ये क्या करता है दोस्तों, फिर 2019 में जो है इसको क्या है, ये प्राधिकरण का दर्जा दे दिया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने में। ये क्या करता है, जैसे आयुष्मान योजना आपने सुनी है दोस्तों, तो आयुष्मान योजना के संचालन का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण करता है। आपने देखा होगा, ठीक है, कई जगह ऐसा लिखा होता है कि ये NHA आयुष्मान भारत जो है योजना, उसमें जो है उसको चलाने का काम किसका है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। इसके साथ साथ और भी आप जितनी भी हेल्थ से संबंधित यदि देखोगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको भी संचालित और क्रियान्वित करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्राधिकरण है हमारे देश की स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों को संचालित करने में। तो यहाँ पर ये, और दोस्तों महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने क्या है, किसके लिए, डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा के लिए इन लोगों ने क्या है, समझौता किया है।
डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो आने वाला जो समय है दोस्तों डिजिटल रूप से ही जो है स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाओं को दिया जाएगा इसमें, और ये आगे के लिए जरूरी भी है। फ्यूचर में जो है डिजिटल, आप जानते हो कितना रोल है डिजिटलीकरण का हमारे जीवन में, तो ये इस बात को ध्यान में रखकर जो है इसको ये समझौता हुआ है। दोस्तों जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ये आप जानते हो। साथ साथ जो पेशेवर जो है जिनका स्वास्थ्य से संबंधित काम है उनके लिए भी ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार, याद रखना यहाँ पर किसने, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने इससे समझौता किया है। फिर बात करते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, जिससे देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन किया जा सके। किसने दोस्तों, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने। किसका, फ्लड वॉच इंडिया का। दोस्तों फ्लड वॉच इंडिया क्या है, ये है 17 अगस्त 2023 को इसका पहला संस्करण लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इस संस्करण में क्या था दोस्तों कि ये 7 दिन पहले ही, जैसे फ्लड मतलब बाढ़ या कुछ प्राकृतिक आपदाएं यदि ऐसी कुछ आने वाली है तो 7 दिन पहले ही हमें उसके बारे में जानकारी दे देते थे। इससे क्या होता था, हम पहले ही सतर्क हो जाते थे और सारी सुरक्षा पहले से ही सुरक्षा का हम क्या कर लेते थे, प्रबंधन कर लेते थे। लेकिन अभी हाल ही में इसने अपना एक और जो है तो ये लॉन्च किया है संस्करण इसका, और वो है 2.0। इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसको क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे और बेहतर तरीके से और सटीकता से जो है हमें इस बात की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है, फ्लड इंडिया, फ्लड वॉच इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन हमारा 13 अगस्त का। ठीक है, चलो रिवीजन हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार, ताकि सारा जो है हमारा कल का पढ़ा हुआ और आज का पढ़ा हुआ सब जो है एक साथ अच्छे से देख पाए। चलो, देश में कौन सा राज्य ऑनलाइन समन देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है अब ऑनलाइन रूप से ही समन जारी करेगा, किसको बुलाना है, कब बुलाना है, जो है सरकार जो है ये क्या करेगी, आदेश देगी। इस आधार पर भी जो है यहाँ पर जो है समन जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मैंने कल जो है पूरी सारी जानकारी इसकी बता दी है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों जो पंजाब नेशनल बैंक है इसने क्या किया है, ये दृष्टिबाधित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप जानते हो, एक बार फिर मैं आपको सुना देता हूं दोस्तों। यह जो है 1894-1895 के आसपास जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, लाहौर में की गई थी। और दोस्तों लाला लाजपत राय जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे। सारी कहानी आप जानते हो। और ये वर्तमान में दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम की अगर देखा जाए भारत सरकार की, तो ये अनुसूचित बैंकों में शामिल है, और अनुसूचित बैंकों में शामिल होने के साथ साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित बैंक है, ये भी बात आप समझते हो। इसके साथ साथ दोस्तों पहली ऐसी भारत की बैंक है जिसमें पूर्णतः भारतीयों ने अपना निवेश किया था। मतलब इसमें पूंजी अगर किसने लगाई थी तो वो पूर्ण रूप से जो है भारतीयों द्वारा लगाई गई थी इस बैंक में पूंजी। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, आपको ये याद रखना। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, सारी कहानी मैंने पंजाब नेशनल बैंक की आपको यहाँ पर सुनाई थी, एक बार फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दी। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है। किसने लिए दोस्तों, कागामे ने चौथी बार जो है क्या ली है, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके साथ साथ अगर मैं रवांडा की बात करूं तो ये अफ्रीका की क्या है दोस्तों, कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका की मैं भी बात करूं कंट्री, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, ये याद रखना, इसकी राजधानी है कीगाली। कीगाली जो है इसकी राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और चौथी बार जो है यहाँ पर इसके जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं कागामे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य का तिरिंग गांव मेरी बेटी मेरी पहचान की टैगलाइन से जाना जाता है। यह है छत्तीसगढ़ का एक राज्य दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक गांव है तिरिंग गांव। और ये इतनी बेहतर पहल इसने शुरू की है, मेरी बेटी मेरी पहचान, मतलब इनके घर की जो नेम प्लेट है वहां पर इनकी बेटियों के नाम है। इसके साथ साथ दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी बेटियों के लिए। बेटियों को पढ़ाने में होड़ लगी है इस गांव में। और ये बात जो है एक छोटे से गांव की नहीं है, हमें ये राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाना चाहिए, ताकि दोस्तों ये जो बातें हैं हर व्यक्ति इस बात से अवेयर हो, बच्चों के महत्व को समझे और उनको पढ़ाए, शिक्षा दे, ताकि वो आगे बेहतर कर पाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला बिंदु है यहाँ पर NTRF। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनकी रैंक फ्रेमवर्क जो है ये जारी करता है। और इसने IIT नंबर 1 किसे घोषित किया है दोस्तों, यहाँ पर IIT मद्रास को। सारी कहानी मैंने इसकी आपको बता दी थी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक प्रकाशन का विमोचन किसके द्वारा
किया गया है। तो हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जो है इसको जो है जारी किया गया है, जिसमें लिंगानुपात, महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, ठीक है, भविष्य में जो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, सारी जानकारी हमने यहाँ पर अच्छे से देखी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपकी सारी चीजें लिंक हो जाएगी। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, शाहरुख खान जो है इसको लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है, और यह जो है स्विट्जरलैंड में जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं शाहरुख खान जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, जो इनकी जो है इनका जो नाम है इनके रुतबे को जो है 4 चांद लगाता है ये वाला फिल्म फेस्टिवल। और ये इनको अपने करियर में इन्होंने जो लाइफ टाइम अपने एफर्ट डाले हैं टेलीविजन को लेके, है ना, फिल्मों को लेकर, उस बात को ध्यान में रखकर इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं विश्व हाथी दिवस। दोस्तों, 12 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखकर, हाथी के महत्व को ध्यान में रखकर यह जो है मनाया जाता है। और वर्ष 2012 में इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों, तब से इसको क्या है मनाया जा रहा है। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवाओं के मुद्दों को ध्यान में रखकर, उनके मुद्दों की वैल्यू करके, उनके जो भी उनके मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको एक इस दिन जो है उनके सामने लाया जाता है। क्या है युवाओं के मुद्दे, और उस पर फिर जो है चर्चा की जाती है, उसको समझा जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ठीक है, ये बात भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये सारे आपके आज ये जो बिंदु है हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 14 अगस्त का करंट अफेयर्स तो देखा ही, साथ में 13 अगस्त का करंट अफेयर्स भी हमने अच्छे से देख लिया, उसके सारे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लगा लिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम स्टैटिक जीके के साथ जो है सारी चीजें अच्छे से लिंक करके देखते हैं। दोस्तों, आप यकीन मानो ये क्लास केवल आपको 4 या 10 या 20 ऑब्जेक्टिव देने के लिए नहीं है दोस्तों। स्टैटिक जीके का पोर्शन प्लस एक समझ, किसी भी बात को यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि आप उसको समझो। समझाना जरूरी है दोस्तों। यदि आपने कुछ भी, जैसे आज आपने कुछ भी पढ़ा है इस विषय में, नेशनल ये जो भारतीय प्राधिकरण वाला स्वास्थ्य प्राधिकरण पढ़ा है, तो भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या दोस्तों, कार्य क्या है, चीजें क्या है, उसके एक समझ होना जरूरी है। और मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से ये बातें समझाऊं, बताऊं। फैक्ट तो आपको पहले भी पता है, फैक्ट आप रट भी लोगे, याद भी कर लोगे, लेकिन एक समझ बनाना बहुत जरूरी है, जो आपकी पीएससी, यूपीएससी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें मेंस में भी आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।